नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दोस्तों, बहुत सारी खबरें इस वक्त मिडिल ईस्ट से आ रही हैं, खासतौर से ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर है वहां के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बारे में, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उनकी हालत काफी नाजुक है। सेहत से जुड़ी उनकी खबर है। हालांकि अभी अपुष्ट खबर है, ये हम इसकी बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग सोर्सेस के हवाले से ये खबर आ रही है कि वो कोमा में हैं। उनकी उम्र 85 साल है और खबर ये आ रही है कि अली खामनेई साहब जो हैं वो कोमा में चले गए हैं। उसके बात का अंदाजा वहां पर ईरान के जो आला अधिकारी थे, जो वहां पर हुक्मरान हैं, उनको पहले से ही था और यही वजह है कि उनके बेटे को उनका जानशीन बना दिया गया था। हालांकि ये बड़ा सीक्रेट था, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इजरायली राष्ट्रपति का अजरबैजान दौरा रद्द, टर्की ने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की नहीं दी इजाजत। गाजा के जबालिया में जबरदस्त जंग जारी, इजरायली मीडिया के मुताबिक एक आईडीएफ के जवान की मौत, 7 जख्मी। यमन की सेना ने इजरायली सेना के खिलाफ अंजाम दिया बड़ा ऑपरेशन, कहा फिलिस्तीन और लेबनान की मदद करते रहेंगे। इजराइल में बंदियों के एक्सचेंज करने के फेवर में प्रदर्शन, अभी भी 100 से ज्यादा इजरायली हमास के कब्जे में। नेतन्याहू के घर के बाहर हुआ विरोध प्रदर्शन। और क्या ईरान के पास है रूसी डिफेंस सिस्टम S-400? IRGC के प्रवक्ता ने एक इंटरव्यू में गलती से इस बात को स्वीकार किया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आपको अब विस्तार से भी थोड़ी खबरें बता देता हूं। सबसे पहले उस खबर की बात करता हूं जो मैंने शुरुआत में जिस खबर के बारे में बात की थी, और वो है अली खामनेई के बारे में, जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के और ईरान की फौज के सुप्रीम कमांडर भी हैं। उनकी तबीयत के हवाले से खबर आ रही है कि उनकी तबीयत काफी खराब है, नासाज है, और यहां तक खबरें आ रही हैं, हालांकि अपुष्ट सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, लेकिन यह खबर आई है कि वो कोमा में हैं। हम इस बात की अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। और इसी सिलसिले में एक खबर यह भी आई है कि एक इससे पहले एक आधिकारिक अनाधिकारिक मीटिंग हुई थी, जिसमें इस बात पर फैसला हुआ था कि अगर उनकी सेहत बिगड़ती है, उनकी सेहत को देखते हुए, उनकी उम्र को देखते हुए, उनके जो बेटे हैं मुज्तबा खामनेई, उनको उनका जानशीन बना दिया जाए, यानी उनको अब सुप्रीम लीडर बना दिया जाए। हालांकि अभी तक मुज्तबा खामनेई पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, लगातार एक्टिव रहते हैं अपने पिता के साथ, लेकिन अब वो खुलकर आ सकते हैं सामने बतौर ईरान के सुप्रीम लीडर, सुप्रीम धार्मिक लीडर और ईरानी सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के तौर पर। हम एक बार फिर कह रहे हैं कि हालांकि अभी ये खबरें पूरी तरह से पुष्ट नहीं हो पाई हैं, पुष्टि इनकी नहीं हो पाई है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं अलग अलग सोर्सेस के हवाले से। चलिए अब दूसरी खबर पर आता हूं, जिसमें इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग, जो कि जा रहे थे अजरबैजान एक क्लाइमेट सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन उनको अपना ये दौरा रद्द करना पड़ा। क्यों रद्द करना पड़ा ये भी आपको बता देता हूं। क्योंकि तुर्की ने उन्हें अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी, यानी अपना जो उनका जो प्लेन था वो टर्की ने ये इजाजत नहीं दी कि वो टर्की के ऊपर से फ्लाई करे। हालांकि टर्की की बहुत सारी मजबूरियां हैं, क्योंकि खुलकर वो फिलिस्तीन का साथ नहीं दे पा रहा है। सिर्फ बयान आते हैं टर्की के राष्ट्रपति की तरफ से इजराइल के खिलाफ या फिलिस्तीन के फेवर में, लेकिन क्योंकि नाटो का सदस्य है और इस वजह से टर्की को जो अरब वर्ल्ड है या जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जिसके बारे में एक हालांकि एक आभासी शब्द है मुस्लिम वर्ल्ड, तो उसमें आलोचना का सामना करना पड़ता है रजब तैयब अर्दोगान को। तो उस आलोचना को थोड़ा कम करने के लिए या एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर आप इसको समझ लीजिए कि उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग को यह इजाजत नहीं दी कि वो तुर्की का एयर स्पेस इस्तेमाल करें। तीसरी खबर पर आते हैं और यह खबर आ रही है गाजा से, जहां पर जबरदस्त जंग चल रही है और गाजा के जबालिया में
दोस्तों ये खबर आ रही है कि यहां पर हमास और आईडीएफ के बीच जो जंग हुई है उसमें जबरदस्त नुकसान हुआ है। हालांकि जो इजरायली मीडिया है उसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो एक आईडीएफ के जवान की मौत की खबर आ रही है और 7 इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। लेकिन अलग अलग सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि यहां पर आईडीएफ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, यानी बहुत सारे फौजी आईडीएफ के इसमें मारे गए हैं और बहुत सारे जख्मी भी हुए हैं। ये जबालिया का हाल मैं बता रहा हूं, आज जो वहां पर झड़पें आईडीएफ और हमास के बीच, हमास लड़ाकों के बीच हुई हैं। एक खबर और है, वो यमन से आ रही है कि यमन की फोर्सेस ने खुला समर्थन शुरू से दे रहा है और एक बार फिर ऐलान किया है कि वो समर्थन अपना देते रहेंगे। जितने भी रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो लेबनान में या फिलिस्तीन में, गाजा में हमास हो, यमन की फौज अपना पूरा पूरा समर्थन इनको देती रहेगी। ये अब ऐलान यमन की तरफ से हुआ है और यमन ने एक ऑपरेशन को भी अंजाम दिया है जिसका जिक्र यमन के जो फौज के प्रवक्ता हैं, जो सेना के, उन्होंने किया है। अल रशाशा में ये ऑपरेशन की बात हुई है कि इजराइल के खिलाफ ये सफल ऑपरेशन यमन की सेना ने किया है। एक और खबर आपको बता दूं और वो खबर इजराइल से ही आ रही है। ये खबर है बंदियों के एक्सचेंज को लेकर। बंदियों के एक्सचेंज को लेकर वहां पर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लगातार इस बात के लिए दबाव नेतन्याहू सरकार पर बना रहा है कि बंदियों के एक्सचेंज को लेकर वो बात करें, क्योंकि अभी भी 100 से ज्यादा जो इजरायली हैं वो हमास के कब्जे में हैं। वो कहां हैं अभी तक आईडीएफ उनको खोज नहीं पाई है। हालांकि आईडीएफ दावा करती है कि पूरे गाजा पर उसका कब्जा हो चुका है, काफी अंदर तक फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में वो घुस चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये 100 फौजी कहां हैं ये कोई नहीं जानता। तो ये दबाव अब सरकार पर बन रहा है कि वो बात करें, किसी जरिए से बात करें। अगर हमास से सीधे बात नहीं होती है तो वो किसी जरिए से, जैसे पहले कतर को बीच में डाला गया था, हालांकि अब कतर ने इंटरवीन करने से इनकार कर दिया है, तो कोई और देश हो जो आगे आए और वो इस पर बात करे। तो ये सरकार पर दबाव इजराइल में बन रहा है और उसी सिलसिले में काफी विरोध प्रदर्शन, ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कितना विरोध प्रदर्शन यहां पर नेतन्याहू के घर के बाहर लोगों ने किया इसी बात को लेकर कि जो प्रिजनर एक्सचेंज है उसकी बात की जानी चाहिए, यानी बंदियों के एक्सचेंज की बात की जानी चाहिए, यानी उधर से भी बंदी छोड़े और इजराइल में जो फिलिस्तीनी बंदी हैं वो उनको छोड़े। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और एक और जो बड़ी खबर जिसको ईरान ने अभी तक माना नहीं था, हालांकि गलती से ईरानी जो IRGC के प्रवक्ता हैं वो एक टेलीविजन इंटरव्यू में गलती से उनके ये बात मुंह से निकल गई कि उनके पास रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 मौजूद है। S-300 पहले से ही ईरान के पास था, रूसी डिफेंस सिस्टम है, लेकिन S-400 जो और ज्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको माना जाता है दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, वो ईरान के पास है। वो एक टेलीविजन इंटरव्यू में बैठे थे, जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने पहले तो माना और उसके बाद उन्होंने ना भी इस पर की, यानी पूरी तरह से ये साफ नहीं किया कि उनके पास है या नहीं। लेकिन अलग अलग हवालों से ये खबरें आती रहती हैं कि S-400 डिफेंस सिस्टम है और S-400 डिफेंस सिस्टम दोस्तों काफी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। S-300 की जो रेंज है वो 150 से 200 किलोमीटर तक है, लेकिन S-400 की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर तक है। और खास बात यह है कि इसको डिटेक्ट कर पाना किसी के लिए, किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि एक साथ ये 72 मिसाइल एक साथ छोड़ सकता है और अलग अलग स्थानों से छोड़ सकता है, यानी एक जगह ये मूवेबल है, यानी एक जगह छोड़ता है उसके बाद फिर ये मूव कर जाता है, उसके बाद वहां से छोड़ता है, तो इसको डिटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। और इसकी जो रेंज है वो बहुत डेडली रेंज है, 400 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। तो ये इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं वो मिडिल ईस्ट, ईरान, फिलिस्तीन और इजराइल से आ रही हैं। लगातार हम आपको अपडेट करते रहते हैं। कल कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।